हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर, आज हम बात करेंगे आप सभी से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं आपके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 अर्थात अभी 22 फरवरी से जो आपके एग्जाम होने हैं कंडक्ट, उन्हीं में साइंसेस के पूरी की पूरी केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं क्लास 10th के लिए, उन्हीं क्वेश्चनों पर आज हम आपसे बात करेंगे। ठीक, अब आपसे यही कहेंगे कि वीडियो को कृपया कर धैर्यपूर्वक देखें, आपको पसंद आएगी ये मैं गारंटी देता हूं। और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको सभी क्वेश्चन सभी केमिस्ट्री के, क्योंकि आपकी क्लास 10th में आपकी साइंस 3 भागों में डिवाइड होती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो मैं आज आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं गारंटी देता हूँ कि इसी से फंसेंगे आपके। चलिए बात करते हैं यहाँ से। देखिए, मैं यहाँ लिखा भी रखा हूँ आपके सामने, स्पष्ट रूप से लिखे भी हैं। देखिए, यूपी बोर्ड 2024 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके सामने इस महत्वपूर्ण प्रश्नावली को लेकर चलते हैं। चलिए, पहला विकल्प कहता है बच्चों, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो यहां पर आप देखते हैं बड़ा क्वेश्चन 2020 में आपसे पूछा गया था। ठीक, और 2020 के बाद अब क्या पता आपसे फिर एक बार पुनः पूछ लिया जाए। तो ध्यान देना, क्वेश्चन बने कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, AgCl की PbNO3 का होल्टवाइज, FeSO4, CaCO3। तो आपको बता दें, श्याम फोटोग्राफी में AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसको भूलना नहीं, कभी भी नोट कर लीजिए। एक बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे आपसे। आइए, ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये NCERT बुक का क्वेश्चन है। और जब से NCERT जुड़ी थी तभी आपके ये क्वेश्चन आया था। आइए, क्वेश्चन पूछता है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध, मतलब अभिक्रिया दी गई है, आ जाएगा 2PbU + C इक्वल 2Pb + CO2। इस अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है? याद है ना, कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा उन्होंने। क्या पूछा कि जो अभिक्रिया दी गई है कैसी दी गई, PbO से हुआ Pb, C से हुआ CO2। यहाँ देखो, Pb से हुआ Pb और C से हुआ CO2। इसमें कौन सा कथन असत्य है, इसको पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया कि सीसा अपचेत हो रहा है। सीसा अपचेत मतलब लेड जो है वो अपचेत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पूछ रहा है वो। तो अपचेत का मतलब है कि उसका अपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपचयन कब होगा सीसा का? देखो, यहाँ सीसा के पास ऑक्सीजन थी और आगे जाके सीसा के पास ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब है इसका अपचयन हो रहा है। इसका ये हमारा सही है विकल्प, लेकिन हमें चाहिए क्या? असत्य। तो ये हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि विकल्प तो सही है लेकिन कह रहा है कि असत्य चाहिए। तो भैया असत्य तो नहीं है, ये तो सही है, तो बस इसको नहीं कहेंगे। आगे देखें, CO2 उपचेत हो रहा है। तो डियर, CO2 उपचेत तो हो रहा है, ये देखो C से CO2 उपचेत हो रहा है, मतलब CO2 क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसको छोड़िए, C उपचेत हो रहा है। देखो यहां पर दो में अंतर है। उपचेत, देखो अपचेत का मतलब अपचयन होना, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन अलग होना, और उपचेत का मतलब ऑक्सीजन जुड़ना। तो देखो C उपचेत हो रहा है, तो देखो C के पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, आगे जाके ऑक्सीजन मिली, इसका मतलब है ऑक्सीकरण हो रहा है। अर्थात यह भी विकल्प सत्य हो। जब विकल्प सत्य तो हमें चाहिए नहीं है, सही नहीं चाहिए, असत्य चाहिए। फिर क्या कहता है, लेड ऑक्साइड अपचेत हो रहा है, मतलब लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन। देखिए, जो लेड ऑक्साइड है अपचेत हो रहा है, मतलब लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है लेड ऑक्साइड का। ये पूछा है कि लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो भैया लेड ऑक्साइड, ये पीबीओ, इसका लेड ऑक्साइड अपचेत हो रहा है, तो भैया देखो पीबीओ तो ये भी है। देखिए आपका विकल्प आप देख रहे हैं, ठीक। चलें, तो देखो आपका, देखो जो मैंने आपके यहाँ चिन्ह लगा था CO2 उपचेत हो रहा है, ठीक है। तो CO2 उपचेत नहीं हो रहा है, CO2 अपचेत कहाँ हो रहा है, देखो नहीं हो रहा ना। तो ये वाला हमारा राइट होगा और यहाँ राइट होगा जो सबसे पहले बताया था, अर्थात पहला और दूसरा यही सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी नहीं आ रहा है कि सीसा अपचेत हो रहा है यह सत्य है और CO2 अपचेत हो रहा है ये भी सत्य, बाकी दोनों के दोनों सत्य है। क्योंकि देखो ऑक्सीकरण या उपचयन, अपचयन या अपचयन जो चीज होती है दोनों अलग होती है, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जोड़ना, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन हटना। आइए अगले पॉइंट पर हम बात कर ले रहे हैं आपसे, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, परेशान मत होइए आप लोग। क्वेश्चन का है Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया कैसी है, संयोजन है कि द्विविस्थापन है कि वियोजन है कि विस्थापन है तो कैसी है। तो आप देखिए अभिक्रिया कैसी, देखो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, Fe, यहाँ ऑक्सीजन के साथ Fe है, आगे जाकर देखो ऑक्सीजन नहीं है, अब Al आ गया, मतलब Al ने क्या किया, Fe को हटा दिया, Al ने क्या किया, Fe को हटा दिया, खुद जुड़ गया उस जगह पर, मतलब विस्थापित हो रही है, तो ये कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। मतलब किसी का स्थान दूसरा ग्रहण कर ले तो विस्थापन होती है। देखो Al ने क्या किया, Fe को स्थान लिया, देखो जुड़ गया, और Fe अलग हो गई, तो इसे जब अलग हो जाए, विस्थापित कर दे, किसी को स्थान अलग कर दे तो विस्थापन होता है। ये भी 22, 23 और एनसीईआरटी में का क्वेश्चन है, आपका आया हुआ है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। आगे देखो क्वेश्चन कहता है कार्बन को वायु में जलाने पर, देखो कार्बन जी है आपका, यही कार्बन है, देखो सही से लिख ले रहा हूं, ये क्या होगा कार्बन। वो कहता है कार्बन को वायु में जलाने पर, देखो जला दीजिए लेवो, तो क्या होगा CO2 बनता है। वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना है। कौन सी अभिक्रिया, तो देखो एक अभिकारक ही है और एक अभिकारक ही है, दोनों अभिकारक मिल गए और एक उत्पाद बन गया, इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन, ठीक। आइए क्वेश्चन कहता है चिप्स की थैली में भरी जाने वाली, यहां भरी जानी है, भारी नहीं, भरी जाने वाली गैस कौन सी है। तो आप जानते हैं नाइट्रोजन गैस है आपकी। जो मार्केट में चिप्स वगैरह मिलते हैं आप देखते हैं कि वो खराब नहीं होती चिप्स, उसका रीजन क्या है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, इसलिए उसका विकृत गंध नहीं होता है, वो साफ सही रहती है, खाने में अच्छी लगती है। और घर पर जो पकवान बनता है आप देखते हो खराब हो जाता है, इसी रीजन से होता है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, तो देखो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट। क्योंकि लेड का फॉर्मूला क्या है, देखो समझा दो अच्छे से, लेड होता है Pb, नाइट्रेट होता है NO3, लेड की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, कैंची गुणा कराएंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा, इसका हो जाएगा लेड नाइट्रेट। वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, आपको अच्छी लगेगी। और यही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट है बोर्ड एग्जाम में, गारंटी देता हूँ पूरी केमिस्ट्री में क्वेश्चन बैंक भी ना पढ़ना, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। आइए आगे देखें क्वेश्चन, देखिए बहुत सारी संख्या में 30-32 क्वेश्चन है, अभी तो आपका कुछ नहीं हुआ है, आप तभी तो कॉमन से क्वेश्चन है आपके, देखियो, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखो आपने अच्छे से पढ़े हैं इस चीज को, आ नील, आ का मतलब होता है अम्ल, नी का मतलब होता है नीला, और ला का मतलब होता है लाल। मतलब जो अम्ल होता है वह नीले को लाल कर देता है, अम्ल जो होता है नीले को लाल कर देता है। यहाँ पूछा तो कि कोई विलयन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को क्या करता है नीला, अर्थात लाल को कर दो नीला, तो वो उसका पीएच मान कितना होगा। क्योंकि आप जानते हैं यदि अम्ल है तो पीएच मान 7 से क्या होगा, कम होगा उसका, यदि कोई अम्ल है, ठीक, अम्ल है तो पीएच मान का होगा 7 से कम होगा, और कोई क्षार होगा तो 7 से क्या होगा अधिक, और कोई
ना तो अम्ल है ना क्षार, अर्थात उदासीन है कोई, अर्थात लवण वगैरह है, उसका पीएच 7 ही होगा। यहाँ पूछ रहा है कि लाल को नीला करना है, लाल को नीला, तो लाल जी है और नीला जी हो जाए, मतलब उल्टा प्रक्रिया हो जाए। तो लाल को नीला, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल, और क्षार करता है लाल से नीला, तो क्षार का मतलब 7 से देखो, तो यहाँ 7 तो है नहीं, ना यहाँ 7 है ना यहाँ 7 है, तो क्या 10, यही वाला आंसर होगा करेक्ट। बात समझ में आएगी मेरी? आइए, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इस लर्न करने वाला क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि प्रयुक्त होती है? भैया एंटा एसिड उत्पन्न होती है, अब अच्छे से जानते हो, खाते भी होगे, ठीक है। शुद्ध जल की पीएच की बात पूछता है वो, तो आप जानते हैं शुद्ध जल की अगर पीएच की बात करें डियर, तो शुद्ध जल न्यूट्रल होता है। शुद्ध जल क्या होता है? न्यूट्रल। जब शुद्ध जल न्यूट्रल होता है तो समझ लीजिए न्यूट्रल मतलब उदासीन होगा। जब शुद्ध जल उदासीन होता है तो उदासीन का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7। तो आपका ये दिखाई दे रहा ना, ये वाला क्वेश्चन राइट आंसर होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान देकर चलना, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं है? आइए चलिए, ये क्लियर हो गया नवा क्वेश्चन। अब आइए, निम्न में अम्लीय लवण क्या है? तो देखिए लवण कई टाइप के होते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, संकुल लवण और मिश्रित लवण। देखो जिसमें ना तो एच हो ना ओ एच हो, वो सामान्य लवण होता है, जैसे NaCl है, इसमें ना तो एच है ना ओ एच है, ऐसा सामान्य है। Na2SO4, इसमें ना तो एच है ना ओ एच है, सामान्य लवण है। KCN सामान्य लवण है। लेकिन जिस लवण के बीच में यदि यदि एच मिल जाए तो वो कहू अम्लीय लवण, ओ एच मिल जाए तो वो कहू क्षारीय लवण। और पूछा क्या? अम्लीय लवण, तो यही राइट आंसर है आपका। आप देखते हुए क्वेश्चन, आपका जो शुद्ध जल का पीएच मान था 11, 14, 17, 18, 20, 22, 23 लगातार पूछा गया है, इसलिए स्टार पॉइंट बना के रख लेना इसको अच्छे से, क्या पता फिर पूछ लिया जाए। अगले आइए, ठीक है। अम्लीय लवण का देखिए 23, 13, 15, 20, 22 पूछा गया क्वेश्चन, बराबर कंटिन्यू। अब आइए, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होंगे? एसिटिक अम्ल में कितने? एसिटिक अम्ल का मतलब क्या है आप जानते होंगे, अच्छे से जानते हैं। एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH, मतलब कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं? तो भैया केवल एक अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु है, जिस पर मैं नीचे लिख रहा हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, लिख रहा हूँ, यही वाला, केवल एक ही होता है इसमें। यह एक हाइड्रोजन त्याग कर एसीटेट आयन बना लेता है, ठीक है। क्वेश्चन कहते हैं ब्रंजक चूर्ण पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से गैस निकलती है सर, क्लोरीन निकलती है, कॉमन सी बात है, इसमें तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। धावन सोडा का सूत्र, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, Na2CO3 × 10H2। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि 11 में भी 14, 17, 20, 22, क्योंकि आपको कुछ याद होना चाहिए। धावन सोडा भाव बेकिंग सोडा हुआ, धावन सोडे का फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या है, ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। पीओपी का सूत्र क्या है, जिप्सम का सूत्र क्या है, ब्रंजक चूर्ण क्या है, इनका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और एक एक बनाने का मेथड आप सीख लीजिए। मैंने इसी चैनल पर आपको IUPAC भी सिखाए हैं, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, उनको अवश्य पढ़ लें। मैंने जब भी कहा था गारंटी देता हूँ आएंगे, और अभी भी कहता हूँ गारंटी आएंगे। अब आइए, यहाँ लिखा पीओपी का रासायनिक सूत्र, तो पीओपी का रासायनिक सूत्र 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए लिख रहा हूँ मैं, Ca कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2O, ये होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। अर्धहाइड्रेट हो गया नहीं हो गया, या कहीं कहीं आपने देखा होगा कि उस रूप में जो दो यहाँ हो जाता होता है तब भी लिखा होता है, ठीक। आइए, क्वेश्चन पूछा है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या उपयोगी पदार्थ है? तो आप जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर, अर्थात ब्रंजक चूर्ण, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। जल को, अगर आपका जल गंदा है, उसको बैक्टीरियल रूप में है, आपको लगता है कि सही नहीं है, तो उसको शुद्ध साफ करने के लिए या जीवाणु रहित बनाने के लिए उसमें हम ब्रंजक चूर्ण मिला देते हैं, CaOCl2 मिला देते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख ले रहे, काफी संख्या में है, ठीक। अभी तो केवल 15 क्वेश्चन हुए, देख लीजिए आप, आगे क्वेश्चन है बहुत सारे।
ठीक है, देख रहे ना। अभी इधर देखिए, बहुत सारी संख्या में क्वेश्चन थे, बट आप इनको अच्छे से पढ़ें और जितना हो सके इनको वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके मित्रों को भी इससे फायदा हो और थोड़ा सा हमें हो जाए। क्वेश्चन पूछता है आर्सेनिक तत्व कौन सा है। आर्सेनिक का मतलब है, आप जानते हैं, ए कैपिटल सफिक्स में एस, इस प्रकार ये होता है आर्सेनिक। नाइट्रोजन परिवार का तत्व है, आपका पता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb बिस्मथ। आर्सेनिक तत्व है क्या है, 2023 में क्वेश्चन पूछा है, धातु है कि आर्सेनिक, कि अधातु है, कि उपधातु है, कि निष्क्रिय है। तो भैया आर्सेनिक जो है वो एक प्रकार की उपधातु है। आर्सेनिक भाई, एंटीमनी भाई, बिस्मथ हुआ, ये सब एंटन। यहाँ चीज लिखी है, मैंने दोबारा लिख रहा हूँ, जैसे Au हुआ, Pt हुआ, ये दो जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, थोड़ी सी देखो यहाँ पर दे दे रहा आपको, ये जो यही वो जो Pt हुआ है, ये आपकी उत्कृष्ट धातु है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया था, मैंने इसे लिखा था, भूल ना जाऊं, इसलिए यहाँ लिख लिया था। ये कैसी धातु है, उत्कृष्ट धातु है। ये कई धातु होती हैं, उत्कृष्ट धातु। और एक चीज ध्यान देना, Cu हुआ कॉपर, Ag हुआ और Au हुआ, ये आपकी मुद्रा धातु हैं, इनसे सिक्का बनते थे पहले समय। ये कौन धातु मतलब, Au और Pt उत्कृष्ट धातु हैं, ये ध्यान देना। और कॉपर, Ag, Au जो यहाँ थी, भी आपकी मुद्रा धातु कहलाती। प्राचीन काल में आप जानते हैं इनके सिक्के बनते थे, वही सिक्के चलते थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछता है कि क्षार धातुएं हैं, इनमें से कौन सी क्षार धातुएं, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षार धातुएं कौन सी हैं। BeMgCa है, कि LiNaK है, और कि बोरान, एल्यूमिनियम, गाजर, गैलियम ये है, कि कॉपर, Ag, Au। तो हमने आपको बताया कॉपर, Ag और Au ये सभी के सभी मुद्रा धातुएं हैं। ये कौन सी धातुएं हैं, मुद्रा धातु हैं, मुद्रा। इन्हें कौन धातु बोलते हैं, मुद्रा धातु कहते हैं इनको, इनसे सिक्के बनते थे। ये बोरान परिवार के तत्व हैं, किस तरह के। और ये है आपकी क्षारीय धातु, ये कहलाती है क्षारीय मृदा, ये कहलाती है क्षारीय धातु। ये क्षारीय मृदा धातु है और यह क्षारीय धातु। बात समझ में आ रही, समझ में आ रही, इतनी बात आपको जान के रखनी है। आइए आगे बात करें। क्वेश्चन पूछता है कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती है। ऐसी कौन सी धातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी जल से क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। तो आप देखिए, सामान्य ताप पर देखो, कॉपर को कभी भी आपने देखो, कॉपर का काफ़ी चीज़ें बनी रहती हैं घर की, तांबे की, और ऊपर पानी में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लोहे की छड़ियाँ ले जाती है, कोई जल्दी क्रिया नहीं करती, ना मैग्नीशियम करेगी क्रिया। सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाल दें रूम टेम्परेचर पर ही, चाहे गर्म कर चले, तुरंत आग लग जाती है, अर्थात ये जल से तुरंत क्रिया करता है, ये ध्यान देना। आइए अगला क्वेश्चन कहते हैं, देखो क्वेश्चन पूछा भी गया 2011, 18 और 20। तो ये अब व्यवहारिक क्वेश्चन होंगे कुछ कि कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से अभिक्रिया करती है, कि कौन सी नहीं करती है, ये आपको ध्यान देना सही से। क्वेश्चन कहता है कि एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत कहलाती है। यदि एल्यूमिनियम की सतह पर, जैसे कोई एल्यूमिनियम है आपका Al, ऑक्सीजन की परत चढ़ाते मतलब ओ लग जाए, तो आपको पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है उसे बोलते हैं एनोडिंग। क्या बोलते हैं, एनोडिंग। मतलब एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाए तो उसे कहते हैं एनोडिंग। कैटिनेशन नहीं कहते ना, बेसिमरी कण कहते हैं। यहाँ 3 विकल्प दिए थे। यह क्वेश्चन केवल 2022 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत चढ़ा तो इसे एनोडिंग बोलते हैं, या एनोडीकरण किसी कहते हैं, इसको ध्यान देना। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आगे आपको सब समझ में आएगा। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं कही हो, और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देना है। आइए आगे बात कर रहे हैं हम। चलिए यहाँ देखें, कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। यहाँ क्वेश्चन कहता है कौन सी धातु ऐसी जो ठंडे जल से, तांबा है कि जो ठंडे जल से क्रिया करेगी और हाइड्रोजन निकाल देगी।
सोना है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन, ये तो कभी हो नहीं सकता सोना। ठीक है। पोटेशियम है कि जो ठंडे जल से क्रिया कर हाइड्रोजन निकालती है, कि एल्यूमिनियम है, ये लिख दिया। तो यहाँ ठंडे जल से कभी सोना तो कभी हो नहीं सकता है, न तांबा है आपका न एल्यूमिनियम है आपका। जो है ठंडे जल से वो है आपका पोटेशियम। पोटेशियम ऐसा है जो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकाल देती है। ठीक। अगला ध्यान देना, कौन सी धातु अम्ल से, अब देखिए इस बार जो क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे कि कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, 2013 में पूछा गया, 18 में भी और 23 में भी, बराबर कंटिन्यू पूछा गया। ध्यान देना इस बात को, पढ़ के रखना अच्छे से क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे समझ लीजिए आने ही आने हैं आपके, ये मैंने आपको पहले भी कह दिया, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्या कहते हैं, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ऐसी कौन सी धातु है जो अम्ल से क्या करती थी, हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। तो भैया वही धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। तो यहाँ ऊपर कॉपर है जो नीचे है, Ag है जो नीचे है, मरकरी है यह भी नीचे, मतलब कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, सिल्वर भी हाइड्रोजन से नीचे है, मरकरी भी हाइड्रोजन नीचे है। तो ऊपर कौन है सर, जिंक है। जिंक धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, इसलिए अगर जैसे लिखा जिंक और ये है आपका H2SO4, तो H2SO4 क्या है, अम्ल ही तो है। तो जिंक अगर इस H2 को विस्थापित कर देगा और खुद जुड़ जाएगा ZnSO4 में। ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों कर पाया जिंक, जिंक हाइड्रोजन को क्यों अलग कर पाया, ये विस्थापन अभिक्रिया क्यों हो रही है, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित अर्थात अधिक क्रियाशील है, इसलिए उसको मार दिया, उसने हटा दिया, चल जाओ घरे अपने अपने, ये कह रहा है वो। आइए, अगर 12वें नंबर के 12 नहीं 22वां है सॉरी, कि वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। आपने देखा हो माताओं बहनों को जो पायल पहने होती हैं या अंगूठी होती है, वो आपने देखा होगा कि वो ब्लैक कलर की हो जाती है बहुत समय बाद। और आपने देखा जो तांबे के लोटा वगैरह हैं या जो घंटियाँ हैं, आप कुछ भी देखते हैं तो उस पर हरे कलर की परत चढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्या उदासीनीकरण होता है वहाँ पर, क्या वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, क्या वहाँ पर अपचयन होता है, कि वहाँ पर संचालन होता क्या है वहाँ पर, जो कि पायल जो होती हैं या सिल्वर कोई भी चीज़ होती है उस पर काले रंग मतलब काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, कि पीतल पर हरे रंग के हो जाते हैं। ऐसा क्यों, क्या होता है वहाँ पर, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका, क्या मतलब फिर पूछ लिया आपसे, ये संचालन होता है यार। ये क्या होता है, संचालन, जैसे लोहे पर जंग लग जाए वो भी संचालन है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को ध्यान देना आप। ठीक, आगे आइए, आइए यहाँ पर ध्यान दें 23 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या है। देखो 2022 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है कौन सी है। तो आप जानते कार्बन की 1 न 3 न 2, ये सब गलत, कौन सा ही, केवल चौथा। कार्बन को आपने देखा नहीं, इस प्रकार होता है, चतुर्वैलेंसी इस प्रकार लगी होती है, नहीं होता। ठीक, आइए आइए अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है। आपने देखा कई बार घर पर खाना बनता है, चूल्हे पर बने या कहीं पर बने, तो इसका चूल्हे पर बनते खाना देखा आपने कि बर्तन की जो तली होती है नीचे, वो क्या होता है, ब्लैक कलर की हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है, काला काला हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, इस बात को जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है। ये आपको देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि क्वेश्चन पूछता है कि अगर खाना बनाते समय बर्तन की तली काली होती तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है। भोजन पूरी तरह पका नहीं है, इसका मतलब ये है कि भोजन पका नहीं इसलिए बर्तन की तली काली हो रही। ऐसा क्या कारण है कि भोजन बर्तन की तली की बाहर से काली हो रही है, क्या कारण है, भोजन पूरी तरह पका नहीं। इसका मतलब ये है कि ईंधन आर्द्र है, ईंधन में नमी है, ऐसा हो रहा है, इसलिए हो रहा कि ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है,
ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, ऐसा क्या ये है कि ईंधन पूरी तरह जल रहा है, कि ईंधन पूरी तरह जलता है इसलिए ये काली हो जाती है। तो क्या कारण है? तो भैया जब भी ब्लैक ब्लैक का कार्बन निकले, ज़्यादा धुआं नहीं हो, इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह नहीं जला, ईंधन अच्छे से जल ही नहीं रहा है आपका, इसलिए वो बर्तन की तली को काला कर रहा है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर देख लीजिए आप। यहाँ क्वेश्चन देखो अगला फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। बकमिंस्टर फुलरीन एक अपरूप है, किस चीज का है? बकमिंस्टर फुलरीन एक अपरूप किसका है? फॉस्फोरस का, सल्फर का, टिन का, कार्बन का। यार ये तो सब बच्चे जानता होगा, किसका है? कार्बन का है। कार्बन के 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। इसे कार्बन 60 भी कहते हैं। ठीक है, फुटबॉल की जैसी आकृति होती है इसकी। अगला देखिए, CH3CH2CHO का IUPAC 2018 और एनसीईआरटी क्वेश्चन है। डियर, IUPAC की तो मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो वहाँ भी अच्छे देख लीजिए, डाल ली ना IUPAC क्लास 10th यूपी बोर्ड, IUPAC क्लास 10th यूपी बोर्ड, सबसे पहले मेरी ही वीडियो आ जाएगी तुरंत, आप देख लीजिए। नहीं तो डाले ना भाई हेमंत प्रजापति या लिखना HP केमिस्ट्री क्लासेस, अपने आप आ जाएगा। CH3CH2CH2 का IUPAC नाम का देखो, तो कार्बन यहीं से करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन का मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड इन और CHO का अल, तो प्रोपेनल, तो भाई ये पहले में ही है आपका। यहाँ नॉन कह रहा है, नॉन का मतलब CO ग्रुप, यहाँ ऑल कह रहा है इसका मतलब OH ग्रुप, यहाँ अल कह रहा है इसका मतलब CHO भैया, लेकिन एथ कार्बन, एथ है, एथ का मतलब 2 कार्बन होना चाहिए, यहाँ तो 3 कार्बन 1 2 3। ठीक है, यानी का प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है जो लेबोरेटरी में बना था? तो आप जानते हैं यूरिया है डियर, यूरिया। यूरिया मतलब फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये है आपका यूरिया। सबसे पहले प्रयोगशाला में जो कंपाउंड बना था वो है यूरिया, प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया है, यही कार्बनिक यौगिक सबसे पहले प्रयोगशाला में बना था। आइए अगला क्वेश्चन कहता है सजातीय युग्म क्या है? तो डियर सजातीय क्वेश्चन पूछा 2011 और 15 में पूछा। सजातीय युग्म की यदि बात करें तो सजातीय युग्म को ढूंढने के लिए सबसे पहले ही ध्यान देना पड़ता है कि सभी एक ही सामान्य सूत्र से बने हैं कि नहीं बने हैं। तो पहले पता लगाइए, ये क्या है? एक कार्बन अर्थात मैथेन, और ये क्या है? एथिलीन, अर्थात ये एक ही सूत्र से नहीं बने, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। क्योंकि सजातीय युग्म पकड़ना है, सबसे पहले देखिए कि सभी के सभी एक ही सामान्य सूत्र से उत्पन्न है कि नहीं है। तो हम सबसे सामान्य सूत्र देखें, जब सामान्य सूत्र के मिल जाए तो फिर पता लगाइए कि उनमें CH2 समूह का अंतर है, दोनों के बीच में CH2 समूह का अंतर है कि नहीं है, ये पता लगाएंगे। तो डियर हमने देखा क्या कि ये मैथेन है और ये एथिलीन है, अर्थात ये एल्केन है, ये एल्कीन है, अर्थात एक सामान्य सूत्र नहीं, अलग अलग श्रेणी से संबंधित है। अलग कीजिए इनको। यहाँ देखो एक सामान्य सूत्र के हैं कि नहीं है, यहाँ OH है, यहाँ CHO है, तो ये भी नहीं हो सकता, एक सामान्य सूत्र नहीं है। ये एल्कोहल है तो ये एल्डिहाइड है, तो एक सामान्य सूत्र, ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ देखो एक CHO, यहाँ भी CHO, मतलब एक सामान्य सूत्र है ये। अब जब एक सामान्य सूत्र मिल जाए तो देखो इनमें CH2 समूह का अंतर है कि नहीं है। देखो CH3, यहाँ ओनली H, तो देखो है एक C, 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन का 2, तो CH2, यही आंसर आपका राइट है। ठीक, और यहाँ पर देखो यहाँ पर OH है, यहाँ O है, तो एक सामान्य सूत्र नहीं है। बात समझ में गई? आइए अगला देख लीजिए आप। ब्यूटेनॉन, देखो कब पकड़ा है? ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह 11 12 13 14। अरे हद किए है क्वेश्चन, आएगा ही आएगा, देख लेना चाहे, नाम बदल देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब करके भाग जाना, इस बात को ध्यान देना। ब्यूटेनॉन, नॉन बोले तो ऑन, ऑन बोले तो CO ग्रुप, यहाँ अल होता है, यहाँ ऑल होता है, यहाँ मेथॉक्सी होता है। ठीक, आइए अगले देखिए। एथिल एल्कोहल का IUPAC, भैया एथिल एल्कोहल का IUPAC चाहिए तो पहले एथिल का सूत्र तो लिख लीजिए, लिख लिया, क्योंकि IUPAC का हवा में थोड़ी बन जाएगा,
ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है, 15 में पूछा, 16 में पूछा, 18 में पूछा, 20 में पूछा। अरे पूछा है यार। तो पहले एथेनॉल का सूत्र आईपीसी चाहिए, तो एथेनॉल का सूत्र तो पता होना चाहिए। तो क्या कार्बन, दो कार्बन मतलब एथ, सिंगल बॉन्ड लाएंगे एन और ओ एच है तो ऑल, सो एथेनॉल। आईपीसी सिखाए हैं, एचपी केमिस्ट्री क्लास में जाइए, देखिए अच्छे से। आईपीसी भी आएंगे आपके, परेशान ना हो आप। थोड़े क्वेश्चन और हैं, आइए यहां देख लीजिए। प्रोपेनल, देखो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, 17 में पूछा गया, 20 में पूछा गया और 23 में पूछेगा। प्रोपेनल का पूछ रहा है, नल, नल बोले तो अल बोले तो CHO। यहाँ ऑन होता है, यहाँ ऑल होता है, यहाँ ओ एक होता है। और अल पूछा, अल का मतलब CHO। क्लियर बात है। आगे अगला क्वेश्चन कहता है प्रोपेनॉल 19 और 22, 19 और 22 प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है भैया? प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो भाई जो 3 कार्बन है उन्हीं को पकड़िए, 2 कार्बन को तो हटा दीजिए, हटो। अब पकड़िए, प्रोप में इन लगा, मतलब समझदार हो, हाइड्रोजन संख्या दुगने से 2 अधिक होनी चाहिए। 3 दूनी, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, 3 दूनी 6 और 2 8, यही है भैया। देखो 3 दूनी 6, डायरेक्ट दोगुना है, दोगुना वाला नहीं, डायरेक्ट दोगुना हो, दोगुने से 2 कम हो तो वो नहीं हो सकता, दोगुने से 2 अधिक हो। देखो 3 दूनी 6, 6 नहीं है 7 और 1 जो 8, तो यही है आपका प्रोपेनॉल। सिखाई है मैंने बहुत सारी संख्या। आइए, साबुन किस प्रकार के होगा? ये साबुन एक एस्टर है। साबुन क्या है? एस्टर। ना तो वो अम्ल है, ना वो क्षार है, ना वो लवण है, केवल क्या है? एस्टर है। मृदु साबुन बनाने के लिए क्या आवश्यक पदार्थ है? ये कास्टिक पोटास। अगर मृदु साबुन बनाना है तो कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। इस बात का ध्यान देना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएंगे, इस बात को ध्यान दे लीजिए। क्रियात्मक समूह को भी अच्छे से ध्यान दे लीजिए। दोबारा लिख रहा हूँ कहो तो, जबकि लिखा हुआ है, चैनल पर डला है। अगर CHO पूछे तो ये बताता है अल मिलेगा लगा हुआ, ठीक, ये कीटोन वो एल्डिहाइड। और C डबल बॉन्ड के लिए लगता है ऑन, ठीक, और C डबल OH की लगता है O1 अम्ल, और OH की लगता है ऑल। इस बात को ध्यान देना, बहुत ही जरूरी है आपको इन सब चीज़ों को जानना, ठीक। इनको अच्छे से सीख लीजिए, क्लास 10th में बहुत अच्छे से, बहुत ही आते हैं, इसको बात ध्यान देना, ठीक। जब आप ध्यान देंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा और आपको नंबर भी अच्छे प्राप्त होंगे। यही क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, इनको अब देखना, आपके यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक। चलते हैं, आपके सभी क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको पढ़ लेना। जय हिंद।